हाल ही में टर्की की पार्लियामेंट ने फिनलैंड को नाटो का मेंबरशिप ग्रांट करने के फेवर में वोट किया, जिस वजह से फिनलैंड रशिया के तमाम ऑब्जेक्शन और थ्रेट को दरकिनार करते हुए नाटो ज्वाइन करने वाला एक तीसरा देश बन गया। और यह हुआ 4 अप्रैल 2023 को। और यह दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन साल 1949 में नाटो अलायंस की फॉर्मेशन की गई थी। इसके साथ ही रशिया, जो यूक्रेन को कई सालों से नाटो का मेंबर नहीं बनने देना चाहता है और जिस वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग चल रही है, उसे एक और देश ने नाटो की मेंबरशिप लेकर खुली चुनौती देने का काम किया है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होने के जियोपॉलिटिक्स में क्या मायने हैं और रशिया के लिए इसके क्या मायने हैं सिक्योरिटी वाइज। Finland became the 31st member of the Security Alliance. Finland as the newest member of our alliance. आइए पहले ये जान लेते हैं कि नाटो आखिर है क्या। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के रूप में भी जाना जाता है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसकी फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद 1949 में 4 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में की गई थी। तब इस ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका, यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे 12 देशों ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को साइन करके इसका फॉर्मेशन किया था, जिसके बाद से समय समय पर इसमें कई देशों को शामिल किया गया, जिसमें लेटेस्ट मेंबरशिप फिनलैंड को दिया गया। पर इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो दोस्तों, साल 1949 में जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया, जिस वजह से जापान ने इसके तुरंत बाद सरेंडर कर दिया और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हुई। पर इस वार के समाप्त होने के साथ ही दुनिया पर अपने इन्फ्लुएंस जमाने की रेस शुरू हुई, जिसमें एक तरफ सोवियत यूनियन और आज का रशिया था, जिसे यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना जाता था। तो ही दूसरी तरफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। यूएसएसआर जो सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड था और चाहता था कि दुनिया भर के देश इसी मॉडल को फॉलो करें। तो ही दूसरी तरफ यूएसए जो कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी था और अगेन वो भी चाहता था कि दुनिया उसके मॉडल पर चले। इसके अलावा यूएसएसआर की टेरिटरी आज के रशिया से कंपेयर करें तो काफी बड़ी थी, जिस वजह से उसका इन्फ्लुएंस दुनिया भर के बाकी देशों में यूएसए से कहीं ज्यादा था और यह बात यूएसए को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। और यूएसएसआर को काउंटर और कंटेन करने के लिए यूएसए ने नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। अब अगर नाटो की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 को समझे तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर पर कोई देश अटैक करता है तो इस ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे और अपोनेंट देश पर मिल के एक साथ अटैक करेंगे। और यही आर्टिकल इस मिलिट्री अलायंस को वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्रुप बनाती है। अब रिसेंटली फिनलैंड को जो नाटो की मेंबरशिप दी गई है उसे 1 साल का इंतजार करना पड़ा। दरअसल फिनलैंड के साथ साथ स्वीडन ने साल 2022 में नाटो के मेंबर बनने में दिलचस्पी दिखाई थी और इसके लिए उन्होंने अप्लाई भी किया था। पर इस ग्रुप में शामिल होने के लिए यह जरूरी है कि इस ग्रुप के सभी मेंबर्स इस बात पे एग्री हो कि वे इंटरेस्टेड देशों को इस ग्रुप में शामिल होने की परमिशन दे दें। और इस ग्रुप के ज्यादातर देशों ने फिनलैंड और स्वीडन को परमिशन दे दी थी कि वे नाटो के मेंबर हो सकते हैं, बट हंगरी और टर्की इसके लिए रेडी नहीं थे। टर्की ने ये एलिगेशन लगाया था कि इन दोनों देशों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपना बेस बनाए हुए हैं और वे वहां से टर्की के अगेंस्ट में साजिश रच रहे हैं। हालांकि इन दोनों देशों ने टर्की के इस एलिगेशन को मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो इन दूसरी तरफ हंगरी का कहना था कि दोनों देश स्वीडन और फिनलैंड में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है और दोनों देश इस मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। हालांकि कुछ समय बाद टर्की और हंगरी ने फिनलैंड के प्रति अपने स्टैंड को नॉर्मलाइज करते हुए इसे नाटो में मेंबर बनने की परमिशन दे दी थी। हालांकि ये दोनों देश अभी भी स्वीडन को नाटो में शामिल होने को अपोज कर रहे हैं। हंगरी का मानना है कि स्वीडन को मेंबरशिप पाने के लिए कई मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है और वे तभी उसकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जानते हैं कि फिनलैंड का नाटो में ज्वाइन होने के क्या कुछ सिग्निफिकेंस है और क्यों यह रशिया के लिए कोई नाइटमेयर से कम नहीं है। दोस्तों, अगर फिनलैंड और रशिया को अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो हम पाएंगे कि फिनलैंड रशिया के साथ लंबी बॉर्डर शेयर करता है जिसकी लेंथ 1340 किलोमीटर है। फिनलैंड ने पिछले 70 सालों से मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रखी थी और अपने आप को न्यूट्रल रखकर दुनिया के बाकी देशों के साथ रिलेशन बनाए थे। यहाँ तक कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और वेस्ट के बीच एक पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी चला करती थी जिसे फेडरलाइजेशन कहा जाता था। पर आज के समय जब उसने अपने आप को नाटो जैसे अलायंस के साथ जोड़ लिया है तो इसके कुछ इम्पैक्ट भी होंगे। अब अगर वो दुनिया में किसी चीज को लेकर जो स्टैंड लेगा वो उसके खुद के नहीं होंगे बल्कि नाटो के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे और अगर नहीं भी होगा तो भी उसे नाटो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाएगा। इसके अलावा नाटो के मेंबर होने की कीमत उसे फाइनेंशियली भी चुकानी पड़ेगी क्योंकि नाटो की मिलिट्री को सपोर्ट करने और अगर कोई देश इस ग्रुप का किसी दूसरे देश के साथ जंग पड़ जाता है तो इसकी कीमत इस ग्रुप के मेंबर्स को चुकानी पड़ेगी।
जिसका असर फिनलैंड के फाइनेंसेस पर भी दिखेगा। इसके अलावा ये तो फिनलैंड की पोजीशन सिक्योरिटी के मामले में काफी बेहतर है, पर अब तक यह जो रशिया के साथ ट्रेड और टूरिस्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो अब लूज कर देगा। हालांकि सबसे क्रूशियल बात यह है कि फिनलैंड का नाटो में ज्वाइन होने के साथ ही नाटो के फोर्सेस अब फिनलैंड की जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं रशिया या किसी अदर एनिमी कंट्रीज के अगेंस्ट में, और यही बात रशिया को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। और आने वाले समय में फिनलैंड और रशिया के बीच टेंशन बढ़ने ही वाली है, और अगर ऐसा होता है तो रशिया यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि फिनलैंड की जमीन का इस्तेमाल किया जाए नाटो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उसके अगेंस्ट लॉन्च पैड की तरह। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपका क्या स्टैंड है फिनलैंड का नाटो में ज्वाइन होने को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।